हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू जस्ट लीगल लेट्स लर्न लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल स्कूल की जूरिस्प्रूडेंस के। तो जूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि आपके सोशलॉजिकल स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल है, फिलोसफिकल स्कूल है। तो एनालिटिकल स्कूल जो है वो काफ़ी मतलब फेमस स्कूल है और थोड़ा बड़ा भी है, बट इसलिए आज हम एनालिटिकल से चालू करते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल क्या है? व्हाट इज एनालिटिकल स्कूल? तो क्या है कि हम एनालिटिकल स्कूल जो है उसको इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इम्पेरेटिव स्कूल जो है वो लॉ को है ना एज ए कमांड ट्रीट करता है कि लॉ क्या है, लॉ कमांड है। किसका है? सोवरेन का है। तो इसलिए हम इसको इम्पेरेटिव लॉ बोलते हैं। अब सोवरेन कौन है भाई? सोवरेन आपका एक डिक्टेटर भी हो सकता है या आपकी पार्लियामेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसको अब बोलते हैं इसको हम ऑस्टिनियन स्कूल भी बोलते हैं। इसको ऑस्टिनियन स्कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अप्रोच है हमारे एनालिटिकल स्कूल की, इम्पेरेटिव स्कूल की, ये जॉन ऑस्टिन ने एस्टैब्लिश की थी, इसलिए हम इसको ऑस्टिनियन स्कूल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनालिटिकल स्कूल के कुछ टेनेंट्स हैं, मतलब कि इसकी जो आप जूरिस्ट देखेंगे, जो वो उनकी जो थ्योरीज होंगी, उनकी जो आइडियाज होंगे, वो इन्हीं आइडियाज, इन्हीं टेनेंट्स के आसपास ही आपको मिलेंगे। कि जैसे हम पहले बात करते हैं कि एनालिटिकल स्कूल क्या है। एनालिटिकल स्कूल जो था ये नेचुरल लॉ स्कूल के अगेंस्ट में आया था। तो नेचुरल लॉ स्कूल जो यानी कि सोक्रेटिस के टाइम से जो क्या, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, उसके बाद फिर थॉमस एक्विनिस, अगस्ट कॉम्टे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जूरिस्ट आए और ये सब नेचुरल लॉ के बारे में बात करते थे। और इसके अगेंस्ट में हमारे जेरमी बेंथम साहब ने एनालिटिकल स्कूल की फाउंडेशन रखी थी। तो ये जो एनालिटिकल स्कूल है ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में एक रिएक्शन था। अब दूसरी चीज क्या है कि एनालिटिकल स्कूल जो है ये मेनली इसका जो फोकस है ना वो सोर्स ऑफ लॉ पे है। कि भाई कि सोर्स ऑफ लॉ मतलब लॉ जो है वो कहाँ से आ रहा है, और इनके हिसाब से कहाँ से आ रहा है कि सोवरेन है, जो पॉलिटिकल सुपीरियर्स हैं वो है सोर्स ऑफ लॉ। कोई आपकी कोई हिस्टोरिकल या कोई सोशलॉजिकल या कोई ये कोई सोर्स नहीं मानते ये लोग। अब चौथी चीज क्या है कि ये इन्होंने क्या कोशिश की है कि ये इन्होंने लॉ और मोरालिटी, इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा है कि हम लॉ और मोरालिटी को मिक्स नहीं करेंगे। मोरालिटी अपनी जगह है, लॉ अपनी जगह है। अगर ये मोरालिटी को लॉ में अगर ले आते तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन लॉ या फिर आपका नेचुरल लॉ से रिलेट हो जाता। अब पांचवी चीज क्या है एनालिटिकल स्कूल की, कि इनका मेन पर्पस क्या था इस चीज को लाने का, कि इसको भाई इनको सर्टेनिटी लानी थी लॉ में। अब आप सोशलॉजिकल अगर एस्पेक्ट लेके आएंगे तो सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अगर आप एथिकल एस्पेक्ट लाएंगे तो सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो सुपीरियर ने, पॉलिटिकल सुपीरियर ने बोल दिया वही हमारा लॉ होगा। तो अब आगे आप देखेंगे कि ये जो 5 टेनेट्स हैं आपके एनालिटिकल स्कूल के, आपके आने वाली जूरिस जो हैं वो उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो थ्योरीज हैं वो इसी के इर्द गिर्द कहीं घूमती आपको नजर आएंगी। अब जैसे कि इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन थे एनालिटिकल स्कूल के? तो पहले थे हमारे जेरमी बेंथम साहब, फिर थे हमारे जॉन ऑस्टिन, फिर थे हमारे हेंस केल्सन सर, फिर थे हमारे एच.एल. हार्ट। तो ये हम बेसिकली इस स्कूल के अंदर इन 4 लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे कि ये जो स्कूल था इसका बैकग्राउंड क्या था। एक्चुअली क्या था कि 19th सेंचुरी से पहले क्या था कि नेचुरल स्कूल का हर जगह प्रमोट किया जाता था और उसी की बातें की जाती थी। लेकिन 19th सेंचुरी में एनालिटिकल स्कूल आया एज अ रिएक्शन ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। तो अब एनालिटिकल, जैसे जेरमी बेंथम साहब थे, ये जो पहले थे जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में आए थे। और जब आप एनालिटिकल स्कूल की बात करेंगे तो इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट बेस हैं इस स्कूल के। पहली क्या है कि एक तो बेंथम की जो थ्योरी है ऑफ यूटिलिटी, जो इन्होंने नेचुरल लॉ के रिएक्शन के अगेंस्ट में दी थी, वो थी थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। और फिर ऑस्टिन साहब आए थे जिन्होंने पॉजिटिव लॉ को और आगे अपनी थ्योरीज प्रोपाउंड की और एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी। अब आप कहेंगे कि नेचुरल लॉ क्या है? कि नेचुरल लॉ हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि नेचुरल लॉ क्या है कि ये स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस का जो ये बोलता है कि
कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए कॉमन होते हैं, जैसे कि कॉमन लॉज हम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये या राइट टू लाइफ मान लीजिए, या फिर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट मान लीजिए। तो उनका ये कहना है कि ये जो आपकी पॉलिटिकल सुपीरियर्स लॉ बनाते हैं, या फिर ये जो आप मतलब जो सुप्रीम लॉज हैं, ये जो हैं ये अबव ह्यूमन लॉज हैं। तो ये इनका ऐसा कहना था। अब हम बात करते हैं इसमें, हमारे फर्स्ट चीफ एक्सपोनेंट थे हमारे जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम क्या थे कि इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1748 लंदन में, और ये फाउंडर थे एनालिटिकल स्कूल के। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फाउंडर एनालिटिकल स्कूल के भले जेरेमी बेंथम थे, लेकिन जो फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल थे वो जो है हमारे जॉन ऑस्टिन साहब थे। तो लेकिन ऐसा क्यों है, ये हम आपसे अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है कि इंग्लिश जूरिस्ट थे, फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, जूरिस्ट भी थे, लीगल रिफॉर्मर भी थे। तो क्या हुआ था कि जब इन्होंने अपना रिएक्शन दिया था नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इनने थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की प्रपाउंड भी की थी। अब थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि इसमें इनका ये कहना है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा खुशी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाई जाएगी तो वही मेजर होगा कि वह सही है या गलत है। मतलब इनका कहने का मतलब था कि अगर अंत भला तो सब भला, जैसे कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मतलब इन्होंने मीन्स पे फोकस नहीं किया, सिर्फ एंड पे फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी थ्योरी की लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म भी है कि ये मीन्स पे फोकस इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अब क्या है कि इनके जो वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर में इन्होंने कहा कि ये कुछ 4 पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट एंड्स हैं। मतलब जब आप कोई चीज हैप्पीनेस प्रमोट कर रहे हो या प्लेजर प्रमोट कर रहे हो, तो ये 4 एंड जो हैं ये मोस्ट हैं इनके हिसाब से। तो पहला क्या है, सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस यानी कि सर्वाइवल, लाइवलीहुड, नरिशमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपका सर्वाइवल होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का मतलब एक वन ऑफ द एंड है, अगर आपके एक्शन का या आप कोई भी लॉ पास कर रहे हैं उसका। फिर दूसरा है इनका सिक्योरिटी, आप जहां रह रहे हैं या आप जो लॉ बना रहे हैं, जो आपकी एक्शन है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा है अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि प्लेंटीफुल, सफिशिएंसी होना चाहिए। अगर आपका लॉ जो है या फिर आपकी जो एक्शंस हैं, अगर वो कहीं ना कहीं लोगों को किसी चीज से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर उनके पास वो चीज नहीं पहुंच पा रही है, तो वो एंड आपके फुलफिल नहीं होंगे। फिर चौथी चीज जो हम सब जानते हैं कि इक्वालिटी जो है, इन्होंने इसको रखा हुआ है अपने 4 सबऑर्डिनेट पर्टिकुलर एंड्स में, कि जब आप ये इस टाइप की चीज देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये 4 जो इनके एंड्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब इनकी जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या कहती है कि जो प्लेजर दे रहा है या फिर जहां हमारा दर्द कम हो रहा है या जहां हमारा पेन एग्जेम्प्ट हो रहा है वो सही है, और जहां दर्द है या प्लेजर नहीं मिल रहा है तो वो ईविल है। कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो ये भी इनकी थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने पूरी चीज बस प्लेजर पे और पेन को एग्जाम्प करने की बात की है। अगर इस टाइप में अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीजें क्योटिक हो जाएंगी। फिर इन्होंने क्या है कि इसी थ्योरी के देते हुए इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर को भी सपोर्ट किया है। लेजिस्फेयर क्या है, लेजिस्फेयर यानी कि मैं आपको छोटे में समझाता हूं कि लेजिस्फेयर एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम है किसी भी कंट्री का, इकोनॉमी का, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस मिनिमल होता है, बहुत ही कम इंटरफियरेंस होता है, जहां लोग आपस में एक दूसरे से डील करते हैं। जैसे कि आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहां आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सिर्फ चीजों को रेगुलेट करती है, वो उनकी रोज की चीजों में या इस टाइप में इंटरफेयर नहीं करती है। तो अब बेंथम, जैसे कि हम पिछले वीडियोज में ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे हल्का बहुत डिटेल में जाएंगे कि जूरिस बेंथम ने क्या किया कि जूरिस्प्रूडेंस को 2 ब्रांचेस में बांट दिया। एक थी एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस और दूसरी थी सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटरी क्या कहती है कि व्हाट लॉ इज, यानी कि ये कहीं ना कहीं रियलिज्म से जुड़ी हुई है, रियलिटी, मतलब अभी लॉ क्या है, अभी सोवरेन ने क्या बोला है। और सेंसुअल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कहीं ना थोड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच है कि कैसा होना चाहिए। तो इसको उन्होंने सेंसुअल जूरिस्प्रूडेंस बोला है, और इन्होंने और बेंथम साहब ने इन दोनों को ही काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो व्हाट लॉ इज, मतलब जो एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या कहता है कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट एंड द सोवरेन।
अगेन कि लॉ क्या है, लॉ जो एक प्रोडक्ट है किसका है, स्टेट का है और सोवरेन का है, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी बैठी हुई है ऊपर, उसका जो कमांड आएगा, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन करेंगे वही लॉ है आपके लिए। उसके अलावा क्या हुआ कि इस चीज को पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है। पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन, लॉ क्या है, सोवरेन का कमांड है। तो ये बात हुई। अब इनको फाउंडर क्यों बोला गया और फादर इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि इन्होंने सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस को भी कंसीडर किया एज अ लॉ, ठीक है। वो क्यों, और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस जो है ये कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ से ड्राइव होता है, इसलिए इनको फाउंडर तो बोला गया लेकिन फादर नहीं बोला गया एनालिटिकल स्कूल का। फिर हम डिस्कस करते हैं जॉन ऑस्टिन को। तो जॉन ऑस्टिन जो थे ये फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल हम बात कर चुके हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी हैं। अब हम क्या इनकी थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे जिससे हम इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो थ्योरी दी है पॉजिटिविज्म की, पॉजिटिव लॉ की, या कमांड थ्योरी जो इन्होंने दी है, उसका इनकी हिस्ट्री से क्या लेना देना है आप खुद रिलेट कर सकते हैं। तो इनकी जो बर्थ हुई वो कब हुई, 1790 में हुई। उसके बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली जिसमें ये लेफ्टिनेंट बने। आई थिंक इन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद फिर वहां से रिटायर या रिजाइन करने के बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। फिर कुछ साल तक अनसक्सेसफुली इन्होंने 7 साल प्रैक्टिस करी लेकिन कुछ खास असर हुआ नहीं। फिर क्या हुआ कि 1826 में लंदन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई और वहां पे इनको प्रोफेसर बना दिया जूरिस्प्रूडेंस का। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेफ्टिनेंट थे, आर्मी में थे। तो आप इनका बैकग्राउंड देखिए, आर्मी में क्या इंपॉर्टेंट है, आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कमांड एंड ड्यूटी। और कमांड एक जो अपना आपका जो सीनियर होता है वो देता है और जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको मानना पड़ता है, वो उनकी ड्यूटी है उसको मानना। तो यही चीज आप जो है इनके पॉजिटिव लॉ की जो डेफिनेशन है या कमांड थ्योरी जो उसमें है उसमें आपको ये देखने चीज मिलेगी। तो अब इन्होंने क्या किया, और इनको फादर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस की बात ही नहीं की, इन्होंने सिर्फ एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस पकड़ा और उसी पे अपनी एक पॉजिटिव लॉ की जो थ्योरी है उसको प्रपाउंड किया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी पॉजिटिव लॉ की क्या डेफिनेशन थी और फिर उस हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव लॉ क्या है, लेकिन ये इनकी डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं सही है कि पॉलिटिकल सुपीरियर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन करते हैं अपने पॉलिटिकल इंफीरियर्स के लिए, वही एक तरीके से पॉजिटिव लॉ है, मतलब कि वही लॉ है, उसके अलावा आप किसी और चीज को लॉ नहीं मानेंगे। जो पॉलिटिकल सुपीरियर के अलावा कोई भी कमांड होगा वो लॉ नहीं होगा। तो अब क्या है कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के दो एस्पेक्ट दिए, एक तो दिया जनरल जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा दिया पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ का। पॉजिटिव लॉ हम जान चुके क्या है, तो उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो हमारे सुपीरियर्स लॉ बनाते हैं उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस बात करता है। वहीं हम पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने बोला है कि साइंस ऑफ पर्टिकुलर लॉ, या कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे किसी लॉ को फॉलो किया जाता हो या वो उस सिस्टम को फॉलो करता हो, उसको पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अच्छा, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि क्या है। कि एग्जांपल जैसे हम लेते हैं थेफ्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किसी लीगल सिस्टम में थेफ्ट की पनिशमेंट जो है वो माइट बी डेथ भी हो, या फिर कहीं कहीं जैसे सऊदी वाउदी में, या मैंने ऐसा सुना है कि हाथ काट दिए जाते हैं, या फिर बहुत रिग्रेस पनिशमेंट होती है, या कहीं फाइन देके भी छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरा लीगल सिस्टम है, जैसे हम इंडिया ले लो कि भाई चोरी की क्या है, चोरी की पनिशमेंट है 3 साल, या फिर कुछ फाइन है, या फिर और दूसरी कंट्रीज ले लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर लीगल सिस्टम की अलग अलग पनिशमेंट है एक क्राइम के लिए। तो इसको हम क्या लेकिन आप इसमें कॉमन क्या पाएंगे कि दोनों लीगल सिस्टम में थेफ्ट को पनिशेबल क्राइम माना गया है। तो अब हम यहाँ क्या समझे कि ये जो डिफरेंस है दो लीगल सिस्टम में पनिशमेंट का, ये पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना अपना फिलॉसफी, अपनी अपनी साइंस है कि वो उस पनिशमेंट, उसको कितना पनिशमेंट देते हैं, किस प्रपोर्शन में वो पनिशमेंट रखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसकी बात करेंगे कि थेफ्ट एज ए पनिशेबल क्राइम इन बोथ लीगल सिस्टम, तो ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस है कि दोनों लीगल सिस्टम में थेफ्ट को वो माना गया है, पनिशेबल क्राइम माना गया है।
अब जॉन ऑस्टिन साहब ने इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ दी, जिसमें उन्होंने क्या है कि लॉ को, मतलब उनके हिसाब से क्या लॉ है क्या लॉ नहीं है, उन्होंने उसका कैटेगराइजेशन किया है। तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रॉपर लॉज होते हैं कि इम्प्रॉपर लॉज होते हैं। इम्प्रॉपर लॉज को वो लॉज मानते ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर लॉज क्या है कि डिवाइन लॉज हैं, ह्यूमन लॉज हैं। तो डिवाइन लॉज को भी उन्होंने क्या बोला कि ये मॉरलिटी है, मतलब मानना है नहीं मानना है लोगों के ऊपर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एम्फेसिस जो किया है वो ह्यूमन लॉज पे ज्यादा किया है। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर लॉज में। इम्प्रॉपर लॉज में उन्होंने कहा कि जैसे लॉज ऑफ एनोलॉजी, लॉज ऑफ मेटाफर, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे जजेस जब जजमेंट देते हैं तो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन रहती हैं, जैसे वो कुछ चीज़ों का मेटाफर उठा लेते हैं, कुछ कहानियां उठा लेते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो उनको हम अपने उधर भी लॉ नहीं मानते। जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो वो अपनी पर्सनल टिप्पणियां देते हैं, उनको हम लॉ नहीं मानते हैं। तो इन्होंने भी उस चीज को, जो लॉ ऑफ एनोलॉजी या लॉ ऑफ मेटाफर है, उसको प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर लॉ कहा है कि ये ढंग का लॉ नहीं है। वहीं जब आप प्रॉपर लॉज में आएंगे तो डिवाइन लॉज जो कि अपने नेचुरल लॉ से कहीं ना कहीं ड्राइव होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मॉरलिटी है, आपको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो था आपकी किस पे, ह्यूमन लॉज पे, क्योंकि ह्यूमन लॉज यानी कि आपके जो पॉलिटिकल सुपीरियर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन लॉज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ह्यूमन लॉज क्या है कि पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। तो इन्हें ह्यूमन लॉज को भी दो हिस्सों में बांट दिया। क्या है, एक तो पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ यानी कि हम डिस्कस कर चुके हैं, या और इनके आगे हम डेफिनेशन भी अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इनके हिसाब से, ऑस्टिन के हिसाब से पॉजिटिव लॉ क्या है, और फिर इसके जो एसेंशियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पॉजिटिव मोरालिटी समझाता हूँ। पॉजिटिव मोरालिटी क्या है कि इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ पॉजिटिव मोरालिटी का, वो है इंटरनेशनल लॉ। कैसे? इंटरनेशनल लॉ में क्या है कि बहुत सारे सोवरेन्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, सब सोवरेन हैं, ठीक है। लेकिन एक इंटरनेशनल लॉ ने कैसे स्टैब्लिश किया कि सबने अपनी कोई राइट्स एंड ड्यूटीज को वेव ऑफ भी किया है और अपनी ड्यूटीज कहीं पे उन्होंने एक्सेप्ट भी की है। तो लेकिन ये क्या है ना कि इनमें कहीं सैंक्शन नहीं है। अगर कल को कोई भी, जैसे कि चाइना है, चाइना अपने साउथ चाइना सी में बहुत सारे जो ओशियन लॉज हैं, जो लॉ ऑफ सीज है, उसको वायलेट करता है, ठीक है ना। तो क्या है कि मॉरलिटी है, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। और सैंक्शन के नाम पे क्या है कि आप बॉयकॉट कर दोगे, ट्रेड वॉर चालू कर दोगे, ट्रेड एम्बार्गोज लगा दोगे, उसके अलावा कोई ऐसा सैंक्शन है नहीं है। इसलिए उन्होंने जो ऑस्टिन साहब का मेन फोकस है वो पॉजिटिव लॉ पे है। तो हम अब बात करते हैं कि इनका पॉजिटिव लॉ से क्या मतलब था। पॉजिटिव लॉ की आप इनकी डेफिनेशन देखिए कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन। किसका कमांड? सोवरेन का। कैसा? इम्पोजिंग ड्यूटी, ये ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं किस पे? अपने पॉलिटिकल इंफीरियर्स पे, विच इज एनफोर्सेबल बाय सैंक्शन। मतलब पहले कमांड किया किसने? सोवरेन ने किया। वो एक ड्यूटी एंड कर रहा है, अगर आपने वो ड्यूटी नहीं निभाई तो आप पे सैंक्शन लगाए जाएंगे, यानी कि सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट दिया जाएगा आपको। तो इसको हम कमांड थ्योरी बोलते हैं। अब इनकी कमांड थ्योरी के क्या 4 बेसिक एसेंशियल्स हैं जो हम बात करते हैं। अब कमांड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, कमांड कौन देगा? जो पॉलिटिकल सुपीरियर है भाई, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी इम्पोजिंग ड्यूटी ऑन द पॉलिटिकल इंफीरियर्स, यानी कि जो आपके पॉलिटिकल इंफीरियर्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं कंट्री के, उनको ड्यूटी निभानी है जो आपको कमांड दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, अगर वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो उन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, पनिशमेंट दिया जा रहा है। वहीं पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ सैंक्शंस की बात करते हैं। तो सैंक्शन क्या है? आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि पनिशमेंट दी जा रही है अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो। और सोवरेन है। सोवरेन कौन है? सोवरेन है जैसे कि हमारे पार्लियामेंट हो गई, लोकसभा हो गई, ये सोवरेन है क्योंकि इन पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये कमांड थ्योरी के कुछ बेसिक 4 प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करते हैं कि ऑस्टिन की थ्योरीज को किस किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है। तो हेनरी मेने साहब हुए, उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकली अनसाउंड एंड अनट्रू है। किसकी? ऑस्टिन की थ्योरी। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग तो हिस्ट्री को मानते नहीं थे, कंसिडर ही नहीं करते थे। लॉ का पार्ट है कि हम उससे लॉ ड्राइव करते हैं। इन्होंने कहा कि हेनरी मेनेस साहब ने कहा कि लॉ जो है वो स्टेट से पुराना है। जैसे हमारे कस्टम्स हो गए, शादी हो गई, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि शादी मतलब ये लॉ कैसे? देखिए कि अगर पुराने टाइम में भी अगर शादी वैलिड मानी जाती थी तो उससे जो बच्चे होते थे वो लेजिटिमेट माने जाते थे। अगर शादी नहीं मानी जाती तो बच्चे इलेजिटिमेट होते थे। और लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी में आपको प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने
एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लॉ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि लॉ जो है वो स्टेट से पुराना है। अब दूसरी चीज क्या है, क्रिटिसिज्म है कि इनकी जो डेफिनेशन है लॉ की वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आज के टाइम के लॉज हैं उनको इंक्लूड ही नहीं करती। अब जैसे इंटरनेशनल लॉ, मैंने आपको बताया कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं माना, उन्होंने कहा तो पॉजिटिव मॉरलिटी है, नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लो, कोई सैंक्शन भी नहीं लगा सकता, कोई सोवरेन नहीं है। वहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसे होगा भाई, क्यों ऑस्टिन की डेफिनेशन में ये नहीं आ रहा? आप देखिए, अगर आप इंडिया का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो पहली लाइन क्या है प्रियम्बल की, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये उनकी डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एथिकल एलिमेंट्स इन्होंने टोटल इग्नोर कर दिए हैं और पूरा फोकस इनका काय पे है, फोर्स पे है, फोर्स पे, कमांड पे। लेकिन ये आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि परमिसिव इन नेचर हैं, मतलब वो आपको राइट ये परमिशन कर रहे हैं कि आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज खुद चुनिए और काम करिए। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग आके मिलते हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस डिसाइड करते हैं और अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करते हैं। इसमें सोवरेन का कोई काम ही नहीं है किसी की राइट्स एंड ड्यूटीज वो डिसाइड करने का। अब इन्होंने क्या है कि इनने मेन एलिमेंट अपना क्या रखा, सैंक्शन रखा। अब आप सैंक्शन की बात करेंगे, पनिशमेंट की बात करेंगे, तो ये अपेरेंटली आप ये क्रिमिनल लॉ में ज्यादा देखेंगे। सिविल लॉ में मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि सैंक्शन लगे। सिविल लॉ में क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, कंपनसेशन होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि लॉ ऑफ मैरिज में आप डाइवोर्स हो रहा है, तो अगर डाइवोर्स हो रहा है तो आप सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जाएंगे, आप उसकी मेंटेनेंस फाइल करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है तो आप उसके लिए कंपनसेशन फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम एनालिटिकल का यहीं तक डिसाइड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और एचएलए हार्ट के कंसेप्ट ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब इट, press bell icon and don't forget to like it. Thank you.